आदिल, मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना, उस मैं मर जाऊंगी अगर मिनहल को कुछ हो गया तो। नसरीन बेगम ने रोते हुए कहा, ये सब आप ही लोगों का किया धरा है, अब रोने से क्या फ़ायदा। आदिल ने नखुवत से कहा, बेटा ये क्या कह रहा है तू, मैं तेरी माँ हूँ, कैसे भूल सकता है ये बात तू। उन्होंने शौक होते हुए कहा, ये बात आज आपको याद आ रही है, वाह भाई वाह, सलाम है आपकी ममता को। आदिल ने मुझे खेज लहजे में कहा, आदिल मेरे बेटे ऐसे तो ना कहो। उन्होंने तड़प कर कहा, प्लीज़ स्टॉप इट। आदिल चिल्लाया और वहाँ से हटकर दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ। ऑपरेशन थिएटर में जारी था ऑपरेशन। सब दिल थामे ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में ज़ायान रूम से बाहर आया। सब जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? नसरीन बेगम ने जल्दी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कामयाब रहा। मिनहल अब खतरे से बाहर है। होश आते ही उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं, ज़ायान ने प्रोफेशनल अंदाज में बताया और फिर सब पर एक अजनबी निगाह डालता वहाँ से निकलता चला गया। सब ने इत्मीनान का सांस लिया। ज़ायान अपने कैबिन में गुमसुम सा चेयर पर बैठा किसी गैर मर्ई नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ किए ज़ोया के बारे में ही सोच रहा था। ज़ोया के ख्यालों में गुम उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर फिसले थे। हैशम के पुकारने पर भी वो ख्यालों से बाहर नहीं निकला था। जब हैशम ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए उसे हिलाया तो वो होश में आया। जी जी भाई, क्या आपने मुझे बुलाया था? ज़ायान ने चौंकते हुए कहा। क्या सोच रहे हो ज़ायान? आज इतने अरसे बाद हैशम खान इतनी मोहब्बत से उसका हाल पूछ रहा था। ज़ायान के लिए ये झटके से कम नहीं था किसी। फ़ौरन चेयर से उठकर वो उसके गले लगा था। अब हिचकियों से रोने लगा। उसे इस तरह रोता देख हैशम खान की आंखें भी नम हुई थी। आज हैशम खान ने ज़ायान को खुद से अलग नहीं किया था, बल्कि आज उसके बाजुओं का हिसार भी ज़ायान के गिर्द काफ़ी मजबूत था। काफ़ी देर रोने के बाद ज़ायान धीरे से उससे अलग हुआ। सॉरी भाई, ज़ायान ने झिझकते हुए कहा। किस बात के लिए? हैशम खान का लहजा अब भी धीमा था कि वो मैं आप। ज़ायान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ज़ायान इधर देखो मेरी तरफ। हैशम खान ने उसका झुका हुआ चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। जी भाई। ज़ायान ने एक नज़र हैशम खान को देखकर नज़रें दोबारा झुका गया। ज़ायान, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। अब हैशम ने मसनूई सख्ती से कहा। उसके सख्त लहजे में कहने पर ज़ायान ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा था। भाई आप खफा हैं ना मुझसे? ज़ायान ने डरते डरते पूछा। नहीं ज़ायान, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा ना किया। मेरे उसूलों ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर मैं उस दिन तुम पर भरोसा कर लेता तो आज शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता। हैशम खान ने अफसुर्दगी से कहा। ऐसा मत कहें भाई, ये सब मेरी अपनी वजह से हुआ है। अगर वो गलत थी तो मैंने कौन सा सही किया था? उसने भले मेरा करियर ख़राब किया था, लेकिन सच बताकर सब ठीक भी तो कर दिया था। लेकिन मैंने उसकी लाइफ के 5 साल बर्बाद करके रख दिए, जो मैं कभी नहीं लौटा सकता। मैं वो गुजरा वक्त कभी वापस नहीं ला सकता, कभी नहीं। ज़ायान की आवाज़ रूंध गई थी। उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। हैशम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। ज़ायान, तुमने जो खो दिया तुम उस पर रो रहे हो। तुम वो क्यों नहीं देखते जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया? तुम अल्लाह का शुक्र करो। अल्लाह ने तुम्हें पछतावे से बचा लिया। ज़ोया ने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर अब भी ना लौटते या ज़ोया से तुम्हारी मुलाकात अब भी ना होती तो क्या करते तुम ज़ायान? ये गिल्ट तुम्हारा जीना दूभर कर देता। अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी बेटी दी और सबसे अहम बात, तुमने अल्लाह को पा लिया। तुम्हें मौका मिला अल्लाह को जानने का, उससे मुलाकात का, तो रोने का क्या फ़ायदा ज़ायान? हैशम खान ने बड़े भाई होने के नाते उसे शफीक लहजे में समझाया। जानता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ अपने आंसू रोकने की भी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है कि रोक ही नहीं पाता आशिक। ज़ायान आंसू पोंछते हुए बोला। ज़ायान, जब हम किसी इंसान से शदीद मोहब्बत करते हैं ना, तो उस पर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि जान देने से भी गुरेज नहीं करते। अपने महबूब से महबूब चीज़ भी उसे देने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचो, अल्लाह से हमें कितनी मोहब्बत है। उसने तो हमें इतना कुछ दिया है कि हम चाह कर भी गिन नहीं सकते, और ये इंसान, ये तो हमें कुछ दे ही नहीं सकते, फिर भी उससे इतनी मोहब्बत क्यों? ज़ोया क्या, हम सब अल्लाह की अमानत है। हम सबको एक ना एक दिन अल्लाह ही के पास लौटना है। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो उसको भी अपने अल्लाह से इश्क था, तो वो तुम दोनों के महबूब के ही पास गई है, उसके पास जिससे तुम दोनों मोहब्बत करते हो। तो गम कैसा मेरे यार,
बस तुम अल्लाह से उसके लिए दुआ करो, बेशक अल्लाह सबकी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। हैशम खान ने नर्म लहजे में इस्तफसार किया। जी भाई, वैसे एक बात बताएं। जायान ने आंसू पूछते शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। हैशम के समझाने पर अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। हाँ बोलो, हैशम ने अचानक उसके मुस्कुराने पर नासमझी से पूछा। ये इतनी तब्दीली कैसे? जायान ने भवें उचकाते कहा। कैसी तब्दीली? हैशम उसकी बात समझ तो गया, फिर भी अनजान बनते कहा। आयशा भाभी का रंग चढ़ चुका है भाई, जायान ने शरारती लहजे में कहा। हैशम खान ने उसकी बात पर मुस्कुराते उसकी कमर पर एक मुक्का मारा था। हाय भाई, कितने जालिम हैं आप, जायान ने कराहते हुए कहा जब हाजिम अचानक आकर जोर से उसके गले लगा। ओए क्या कर रहा है? हट, मैं जायान हूँ, होश में है तू? जब वो काफ़ी देर तक पीछे ना हुआ तो जायान ने मायनी खेजी से कहा। जानता हूँ तू एक कमीना भाई है, कितना याद किया मैंने तुझे, और तू कितने आराम से चला गया। जानता है ना तू कि हाजिम, कितना याद किया था ना मैंने तुझे, और तू कितने आराम से चला गया। जानता है ना तू कि हाजिम और जायान एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हाजिम थोड़ा पीछे होकर उसे शिकायती नज़रों से देख फिर उसके गले लगा। हाँ जानता हूँ, और ये भी जान चुका हूँ कि मेरा भाई अब गुस्सा करना भी जान चुका है। जायान ने मॉल वाली बात को जहन में रखते हुए कहा। तेरी वजह से हुआ था ये भी, वरना मुझ जैसा हंसमुख बंदा कहाँ गुस्सा कर सकता है। हाजिम ने उसे धक्का देते मसनूई खफगी से कहते फर्जी कॉलर झाड़ा। अच्छा चल छोड़ सब गिले शिकवे, आजा इधर, जायान ने फरते मोहब्बत से कहते बाहें फैलाई, और हाजिम एक झटके से उसके गले लगा था। मेरी हड्डियां तोड़ दे तू, जायान ने मसनूई खफगी से कहा। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, बंदा तेरे हाथ पांव दांत सब तोड़ दे, हाजिम ने भी तड़क कर जवाब दिया। जायान का दूसरा बाजू अब भी खाली था। जायान ने हैशम को पास आने का इशारा किया और हैशम खान ने आगे कदम बढ़ाकर उसके और अपने दरमियान फासला कम किया और जायान के गले लग गया। आज वो तीनों फिर एक हो चुके थे। उनके दिल तो एक दूसरे से कभी अलग हुए ही ना थे, बस हालात ने उन्हें बिछड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज वक्त ने ही उन्हें फिर से एक कर दिया। कैबन के ग्लास डोर से देखती सारा मंजर आयशा उनके मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अल्लाह से उनके एक रहने की दुआ मांग गई थी। हर तरफ खुशियों का समा था। जरियाब खान की पूरी हवेली लाइट से सजी हुई थी। उस रात के अंधेरे में भी हरसू रोशनी फैली थी। पूरी हवेली को अंदर से फूलों से सजाया गया था। आज आदिल खान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। आज वो इतने अरसे बाद पूरे दिल से तैयार हुआ था। अभी वो आईने के सामने खड़ा ही था जब मिनहल अपना गरारा संभालती कमरे में दाखिल हुई। भाई बस कर दें, कितना तैयार होंगे आप? और मिनहल ने बेजारी से कहा। वो सब बारात ले जाने को तैयार खड़े हैं, लेकिन आदिल की तैयारी खत्म होने का नाम ना ले रही थी। तुम क्या चाहती हो? अब मैं अपनी शादी पर भी तैयार ना हूँ क्या? खुद तो अपनी एंगेजमेंट पर भी दुल्हन बनी बैठी थी तुम, आदिल ने भवें उचकाते हुए कहा। नहीं नहीं, हो जाए आप तैयार, कहते हैं तो लिपस्टिक पाउडर भी ला देती हूँ। दुनिया में सिर्फ आप ही की तो शादी हो रही है, मिनहल ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है मिनहल, आदिल ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कहा। बस भाई चलें अब, मिनहल उसका बाजू खींचते बाहर की जानिब बढ़ गई थी और वो उसकी इस हरकत पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जरियाब खान को चंद दिन जेल में रखने के बाद मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। मिनहल पर गोली चलने के बाद उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। अब वो हर वक्त इकरार जुर्म करता रहता। उसका ट्रीटमेंट जारी था। अब तो उसे रोज़ इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, लेकिन किसी भी तरह उसकी हालत नहीं संभल पा रही थी। अब भी वो हॉस्पिटल के कोने में बैठा अपने बाल नोच रहा था जब वहाँ मौजूद किसी मुलाजिम ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा। ओए पागल, क्या कर रहा है तू? दर्द नहीं होता क्या तुझे? मुलाजिम ने जाहिलाना तरीके से पूछा। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद को मार दूंगा। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा है, मेरी बेटी को मार दिया मैंने। जरियाब खान ने अपना हाथ छुड़वाते हुए जनूनी अंदाज में कहा। तेरी बेटी जिंदा है और सही सलामत है। उस मुलाजिम का रवैया अब भी जाहिलाना था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, मैंने खुद अपनी बेटी को मारा था, जरियाब खान अजीब पागलपन से बोला। अच्छा तो मार खुद को, जा जो मर्जी कर। कितनी दफ़ा तुझे समझाया है कि तेरी बेटी जिंदा है, लेकिन तुझ जैसे पागल को कहाँ समझ आएगी बात? मुलाजिम ने हकारत भरे लहजे में कहा। अभी बताता हूँ तुझे। जरियाब खान उसके दोबारा मिनहल के जिंदा होने का कहने पर गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा और फिर उसने उस मुलाजिम पर मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। उस मुलाजिम के चिल्लाने पर सब लोग भागकर उसकी जानिब आए थे और जल्दी से उस मुलाजिम को छुड़वा कर नज़र बचाकर जरियाब खान के बाजू पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके जेर असर अब जरियाब खान जल्द ही सो चुका था।
आसपास खड़े लोगों में कुछ की नज़रों में उसके लिए तरस था तो कुछ की नज़रों में उसके लिए नफ़रत। वो शख्स जो आज तक दौलत के लालच में दूसरों का हक मारता आया था, आज कैसे पागल दीवानों की तरह हॉस्पिटल में पड़ा था और कैसे उसके साथ जाहिलाना सलूक किया जा रहा था। शायद वो भूल चुका था कि कोई रब भी है जो सब देख रहा है। बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, मकाफात अमल भी किसी चीज़ का नाम है। अल्लाह की पकड़ आ चुकी थी और बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। नसरीन बेगम का भी बुरा हाल था। आदिल ने हवेली वापस जाने से इनकार कर दिया था। वो यूरोप वापस लौट रहा था जब हैशम और आयशा के रोकने पर वो रुका। अब भी वो नसरीन बेगम से कम व बेशी बात करता था, लेकिन जो भी था वो अब पुरसकून थी। उन्होंने शुक्र किया था कि आदिल रुक गया। वो आयशा से अपने बुरे रवैये पर माफ़ी मांग चुकी थी। आयशा तो आयशा थी, इंतहा की आला ज़र्फ़। उसने उन्हें शर्मिंदा किए बगैर उन्हें माफ़ कर दिया था। उसे 1 महीने में बहुत कुछ काफ़ी हद तक सेट हो चुका था। मिनहल की मंगनी मिसेस बुखारी के बेटे से हो गई थी। उन्होंने ख़ास तौर पर ज़ायान को फ़ोन करके उससे मिनहल के लिए बात की थी और फिर ज़ायान ने नसरीन बेगम को इस बात से आगाह किया। इस तरह मिनहल भी किसी के नाम हो चुकी थी। वक्त ने बहुत तेज़ी से पलटा खाया था। सब चीज़ें ठिकाने पर आ गई थी तो कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी थीं। अब शायद खान हवेली के मकीनों के लिए खुशी के दिन आ गए थे। बारात में खान हवेली के मकीन नसरीन बेगम, मिनहल और आदिल ही शामिल थे। आदिल खान की निस्बत हुरम से तय पाई थी। बारात का इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। मिस्टर एंड मिसेस लगारी, रुहाब और दानियाल सब ने पुरजोश अंदाज में बारात का इस्तकबाल किया था। हुरम आज भरपूर तरीके से तैयार हुई थी। उसके रोम रोम से खुशी टपक रही थी। तमाम इंतजामात बहुत अच्छे से किए गए थे। हर जानिब आज खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी। शादी का इंतज़ाम मिस्टर लगारी के लाहौर में मौजूद बंगले पर ही किया गया था। निकाह हो चुका था। उस वक्त आदिल और हुरम स्टेज पर साथ बैठे एक दूसरे के साथ मुकम्मल कपल लग रहे थे। हर देखने वाली आंख ने उन्हें सराहा था। कुछ ही देर में शानदार खाने के बाद हुरम आदिल की संगत में रुखसत हो चुकी थी। रुहाब की नम आंखों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। आज एक और मोहब्बत अपनी मंजिल को जा पहुंची। हुरम फूलों में घिरी रिवायती दुल्हनों की तरह बेड पर बैठी थी। जब आदिल कमरे में दाखिल हुआ था, गेट लॉक करता वो हुरम की जानिब बढ़ा और बेड पर ही उसके पास बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आदिल ने हुरम को सताइशी नज़रों से देखते हुए उसकी तारीफ़ की। थैंक यू, लेकिन आप मुझे तो बोल सकते हैं ना। थैंक यू, लेकिन आप मुझे तो बोल सकते हैं, हुरम ने झिझकते हुए कहा। तुम बोलूं या आप बोलूं ये मायने नहीं रखता। हुरम, मायने रखती है तो इज्जत, और मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं कभी आयशा से नज़र ना मिला पाता, हमेशा गिल्ट लेकर जीता। मगर वो आप ही हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को आसान बना दिया। आदिल ने मशकूर लहजे में कहा। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर इजाज़त दें तो। हुरम ने धीमे लहजे में कहा। आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पूरे दिल से कबूल कर चुका हूँ और आज से मुझ पर, मेरी हर चीज़ पर, हर एक चीज़ पर आपका पूरा हक है। आदिल ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था। वो मैं हुरम को समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त ये सवाल करना ठीक भी रहेगा या नहीं, इसलिए वो लम्हे भर के लिए रुकी। वो मैं कह रही थी, उस दिन आपने आयशा भाभी को देखकर नज़रें क्यों झुकाई थी? हुरम ने तहम्मुल से पूछा और मुंतज़िर निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। आदिल ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा और फिर अपनी बात शुरू की। हुरम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता कभी कायम नहीं रहता। मैंने जब से होश संभाला था आयशा का नाम अपने नाम के साथ सुना था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी मान चुका था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी मुझसे इस तरह जुदा हो जाएंगी। मुझे कभी अपनी मोहब्बत की तकमील की राह में कोई रुकावट नज़र आई ही नहीं, क्योंकि मामा पापा उसका नाम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जोड़ चुके थे और आयशा भी दिल से रजामंद थी। लेकिन जब मैं पढ़ाई करके वापस लौटा तो वक्त बाजी पलट चुका था। आयशा हैशम खान से जुड़ चुकी थी। उस वक्त मुझे पता चला कि वक्त कितना जालिम है। उसके बाद भी मैं अपने दिल से आयशा को अलग नहीं कर पाया। तो बस मैंने जान लिया कि शादी होना या एक दूसरे से जुदा होने से मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती ना, और जिससे हम मोहब्बत करें हमें हमेशा उसकी खुशी अजीज़ होती है। और आयशा हैशम खान के साथ खुश थी तो बस मैंने उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। उस दिन इसीलिए मैंने नज़रें झुकाई थी कि कहीं आयशा मेरी आंखों में अपने लिए मौजूद मोहब्बत ना देख ले। दिल बेईमानी कर जाता तो बस दिल को समझाने के लिए मैंने नज़रें झुका ली।
آج میں ان کی پورے دل سے عزت کرتا ہوں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں میں نے پورے دل سے شامل کیا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو خوش رکھنے کی۔ اپنے ماضی کو اپنے حال پر کبھی اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی نامحرم کے بارے میں سوچوں۔ عادل خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ پوری ایمانداری سے حرم کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور آج وہ حرم کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، ہر بات اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو اپنا ہمراز بنانا چاہتا تھا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو عادل، مجھے قبول کرنے کے لیے۔ حرم نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے شرمندہ مت کریں۔ دھیمے لہجے میں استفسار کیا گیا۔ نہیں عادل، سچ میں۔ حرم نے اس کے ہاتھ پر زور دے کر اسے یقین دلانا چاہا۔ عادل نے معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھا، اور حرم اس کے اس طرح دیکھنے پر شرم سے نظریں جھکا گئی، اور پھر بہت سے وعدوں اور محبت کے ساتھ اس رات کی تکمیل ہوئی۔ محبت اپنی منزل پا چکی تھی۔ امید تھی کہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ آج سب خان حویلی میں جمع تھے، ہر جوڑا مکمل تھا سوائے زایان کے۔ وہ آج بھی تنہا تھا، لیکن دوسروں کے لیے زایان کہاں اس بات کو مانتا تھا۔ وہ تو ہر وقت زویا کو اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا، اس کے لیے تو زویا آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ خان حویلی میں اس وقت خاصی محفل جمی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی نشست پر براجمان تھے، جب حازم نے زایان کو پکارا، اوے زایان، کیوں نہ اب تیرے سر پر سیرا سجایا جائے؟ تجھے سوچنا چاہیے اب شادی کے بارے میں، زندگی ایسے تو نہیں گزرتی نا۔ کب تک بھابھی کا غم اس طرح دل سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ زندگی کے اس سفر میں ایک ہم سفر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے زایان، حازم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں حازم، ضرور ہوتی ہے کسی ہم سفر کی ضرورت، لیکن مجھے جینے کے لیے صرف اور صرف زویا کی یادیں ہی کافی ہیں۔ محبوب کا ساتھ ہونا معنی نہیں رکھتا، محبوب کا دل میں مقام ہونا معنی رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے جگہ ہونا معنی رکھتا ہے، اور جو جگہ میرے دل میں زویا کے لیے ہے وہ میں کبھی کسی اور کو نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور لڑکی لزا کی دوسری ماں بنے اور وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کرے۔ زایان اسپاٹ لہجے میں بولا، اور کہیں نہ کہیں اس کی بات پر سب نے اتفاق بھی کیا۔ آج کے دور میں کون کسی کی اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے؟ ماحول کو مزید سنگین ہوتا دیکھ رحاب جھٹ سے بولی، رباب، ویسے بڑی ہمت کی بات ہے کہ تم اس نمونے کو برداشت کرتی ہو، میرا بس چلے نا تو اس کو کسی پاگل خانے چھوڑاؤں۔ رحاب کی توپوں کا رخ اب حازم کی طرف تھا۔ اچھا، اور میرا بس چلے تو تم جیسی چڑیل کو چڑیلستان چھوڑاؤں؟ حازم نے بھی تڑک کر کہا، تو اس کی بات پر سب نے زور سے کہا لگایا۔ چاچو، یہ چلیشستان کیا ہوتا ہے؟ حسام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری جان، یہ اس چڑیل کا ٹھکانہ ہے۔ حازم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ چڑیل ہوگی تمہاری دوسری بیوی، رحاب نے تڑک کر کہا۔ اس بات پر رباب نے گھور کر اسے دیکھا۔ سدھر جاؤ، شادی ہو گئی ہے لیکن حرکتیں اب بھی ویسی ہی ہیں، حازم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اوہ اچھا، تم کون سا سدھر گئے ہو؟ مجھے تو افسوس ہے میں نے اپنی اتنی معصوم دوست کو تم جیسے پاگل کے حوالے کر دیا، رحاب نے تعصب سے کہا۔ اور مجھے تو فخر ہے دانیال پر، جو وہ تمہیں جھیل رہا ہے، حازم نے پاس بیٹھے دانیال کا کندھا تھپ تھپاتے کہا۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، عائشہ نے بات کو آگے بڑھتے دیکھ کر انہیں ٹوکا تھا۔ بھابھی یہی مجھ سے بحث کر رہا تھا، رحاب نے گال پھلاتے کہا۔ روحی جانی، سب بوائز ایسے ہوتے ہیں، آپ موڈ خراب نہ کریں، لزا نے معصومیت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا۔ لذیذہ کی بچی، گرلز گندی ہوتی ہیں، آصال نے تڑک کر کہا۔ اوے خبردار، میری لذیذہ کو کچھ کہا تو؟ حسام لزا کے برابر کھڑا ہوتا غصے سے بولا، اور اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب نفوس نے زوردار کہا لگایا۔ حسام، اچانک کچھ یاد آنے پر لزا زور سے چلائی تھی۔ ہاں لذیذہ، کان کیوں خراب کر رہی ہو؟ حسام اس کے چلانے پر چڑ کر بولا۔ حسام، سیلفی، لزا نے چہکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ سے سب کی ہنستے ہوئے ایک ساتھ سیلفی لی تھی۔ اب یہ سب تصویر میں نظر آتے لوگ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، سب کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ رحاب کی کل فلائٹ تھی، عادل خان اور حرم اب نسرین بیگم کے ساتھ حویلی میں ہی رہتے تھے۔ زریاب خان اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور زندگی میں بہت سی آزمائشوں کے بعد اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت، محبت، سب کچھ تھا۔ زندگی کسی کے لیے بھی خوشیاں ہی خوشیاں نہیں لاتی، اور نہ ہی کسی کے لیے غم ہی غم لاتی ہے۔
یہ کبھی اتنی خوشیاں دیتی ہے کہ انسان غم بھول جاتا ہے، اور کبھی اتنا غم دیتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں کبھی آئی ہی نہیں۔ زندگی کو خوشگوار خود بنایا جاتا ہے۔ جس انسان نے جینے کا ہنر سیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کسی کو بھی اس کی نفس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ محبت والوں کی سکت رب ہے۔ کسی کے توڑنے پر جواباً اسے نہ توڑنا، کسی کے نیچا دکھانے پر اسے نیچا نہ دکھانا، کسی کے محروم کروانے پر اسے محروم نہ کروانا۔ نفس کو پار لگانے والی آزمائشیں بڑا راز، بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ رب صرف عزت، دولت، مال سے نہیں نوازتا جو خود آزمائش ہے۔ رب دنیا کی ستم آمیز آزمائشوں پر صبر کی صورت اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اس کے بھید وہی جانے۔ ہمیں تو صرف صبر کر کے اپنے اللہ پر یقین ثابت کرنا ہے اپنا۔ وہ کس کے دنیا کے قتل کو اپنی نگاہ میں شہادت کرتا، آخرت کی اپنی محبت کی سرفرازی سے نواز دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے آزمائش بنا کر بھیجتا، تمہیں رلاتا ہے۔ کجا خبر نہیں کہ آنسوؤں پر صبر کی حد دیکھتے انہیں گورے نایاب کر دے۔ تم پر رب کے سوا کوئی قابض نہیں، صرف اس کے قبضے میں قدرت ہے۔ باقی جو اس کے امر میں کسی مکر سے مداخلت کرے، رب اسے اس کی جھوٹی خدائی سے الجھا دیتا ہے تاکہ وہ سچا رجوع کر لے۔ سو اپنی راہ، اپنی نیت، اپنے سچ، اپنی محبت سے سجے رہنا۔ تم بس رب کو دیکھو، رب سب دیکھ لے گا۔